बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे बाबरकत के नाम से जो कायनात की वसअतों, ज़मीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों और बरकतों का खालिक है, मालिक है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों दरूद अरबों सलाम भेजते हुए आज के इस टॉक शो का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन का मैं हूँ पीरज़ादा सैयद अली गिलानी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अली गिलानी। नाज़रीन, आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं एक सीनियर कानूनदान उस्ताद मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, और ये तज्ज़िया निगार भी हैं। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कसूर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कसूर में आकर एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया। उस हवाले से और कसूर के काफ़ी मामलात के हवाले से हम बात करेंगे उस्ताद इकबाल एडवोकेट साहब से। जी, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? मजाज अच्छे हैं आपके? ठीक है, खैर है जी, शुक्र है। आज आप क्या महसूस करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो कि 9 अगस्त तक के लिए वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो कसूर आए और उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया, तो आप उसके बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके? मैं ये कहना चाहूँगा कि लामहला तौर पर जलसा बहुत बड़ा था जी जी, लेकिन जहाँ तक उनकी तकरीर का ताल्लुक है या उनके ख्यालात जो उन्होंने लोगों को फरमाया, जो बताया, वो रवायती बातों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जो पाकिस्तानी सियासत अवाम को बेवकूफ़ बनाने और उनको एक नए लालीपॉप देने के अलावा कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत सारी बातें, उसमें लंबी चौड़ी तकरीर थी, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं और अगर उनको मुख्तसर किया जाए तो 2 अल्फाज में ये कहा जाएगा कि गर्दान थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को उसको अमृतधारा बना के पेश करने की, जैसे कि उसके बगैर कोई मसला हल हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि तमाम बुराइयों का मंबा इमरान न्याजी था। ये उनकी लुब्बे लबाब है उनकी सारी तकरीर का, और ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई तज्जिया निगारी कोई इसकी कोई की जा सकती है, इसकी कोई ज़रूरत है। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि कसूर को जो दरपेश मसाइल हैं, जिनका हल आप समझते हैं कि किया जा सकता है, अगर उसका हल की तरफ हम अगर उसे देखते हैं तो वो किस तरह मुमकिन है? मैं अर्ज़ करता हूँ, कसूर के मुतल्लिक़ मैंने सन 86 में जी एक पम्फलेट लिखा था। अगर मेरे पास उसका वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं छोटी मोटी बात आपको कर देता हूँ। उसमें मैंने कसूर के उस वक्त के मसाइल और जो आज भी मौजूद हैं उनके मुतल्लिक़ मैंने तफसील लिखी थी। जी। उसका तज़किरा मरहूम अरशाद अहमद हक़ानी साहब ने अपने कालम ने, उस वक्त तो जी आपके बड़े दरीना दोस्त थे वो, जंग से नहीं, मेरे उस्ताद थे वो। जी उस्ताद। जंग से मुतल्लिका जंग उनके कालम निगार थे, उन्होंने उसका कालम निगार अपने कालम में तज़किरा ज़रूर किया था। तो मामला ये है कि कसूर एक वो शहर है जो बदकिस्मती से बिल्कुल बॉर्डर की सरहद के ऊपर है। जी। और जब पाकिस्तान के कवानीन बनाए गए तो बॉर्डर एरिया कमेटी बनाकर कसूर 5 माइल बेल्ट के अंदर आ गया था। तो जो कुछ भी यहाँ के सरकारी ज़मीनें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की पड़ी थी, जो एक्चुअली अमली तौर पर आवाम की थी, वो सारी की सारी फौजियों को 80 रुपये एकड़ के हिसाब से या थोड़ी बहुत ही कीमत से उनको अलाट कर दी गई और कसूर के अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुई। किसी को तो महरूम रखा जाता है, लेकिन कसूर से सब कुछ छीना गया है। इसका ये फ़र्क है। इसके साथ साथ ये जो बॉर्डर के साथ जो कवानीन बॉर्डर के हो जाते हैं, वो अवाम उसके साथ मजलूम हो जाते हैं और उनके साथ अवाम के साथ खाम ज़्यादतियाँ होती हैं, जिसमें दरख्तों के काटने और दरख्तों के ले जाने का, लगाने का, और अपने ही दरख्त लगाकर उसको रोका जाता है कि तुम काट नहीं सकते। जी। मैंने उसमें ये तजवीज़ पेश की थी अपने पॉम्फलेट में कि अगर तुम चाहते हो कि बॉर्डर पर दरख्त लगे तो फिर तुम इसका कोई अक्लमंदाना हल निकालो। वो ये है कि अगर कोई दरख्त अपने
लगाता है, अपनी ज़मीन पर दरख्त लगाता है, तो उसको कोई उसका इंसेंटिव दो। उसको उस वक्त मैंने देखा था 500 रुपया 700 रुपया उसको दो, बजाय उसके कि तुम खाम खा उसको रोक दो। क्या उसका कोई हल हुआ था, यानी कि जो आपने तजवीज़ पेश की थी? मैं आपको थोड़ा सा आगे जाने फिर मैं आपको, मैं तजवीज़ पेश की थी, जी। उसके साथ सिर्फ ये हल हुआ था कि सरदार आसिफ अहमद अली उसके बाद MNA बने, जी, उन्होंने उसको असम्बली लेवल पे उठाया था, और वहाँ ये हो गया था कि पहले इजाज़त जो थी वो 11 डेम से जाके लाहौर छावनी से लेनी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद फिर ये इजाज़त जो थी ये मुकामी तौर पर आ गई कि पटवारी की रिपोर्ट से DC की रिपोर्ट पर वो इजाज़त मिल जाती थी। और उसके बाद फिर थोड़ी सी इन्होंने उसकी 3 फेजेस कर दिए, 1 2 3, एक पर इजाज़त, एक पर खुद मुद वहाँ दरख्त लगाने का थोड़ा सी उस पर रिलीफ मिला है, लेकिन अभी तक ये कहा जाए कि अवाम की हकूक उनको मिल गया, ये बात नहीं है। कि होना तो ये चाहिए ना कि अगर कोई दरख्त अपना ही दरख्त खुद जवान, तो क्या आप ये नहीं समझते कि कसूर में जो सड़कों के जाल बिछे हैं इसमें मुस्लिम लीग नून का रोल है? नहीं, ये तो बात वैसे ही है कि अगर उसमें इन्होंने किया तो उसने ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ज्यादा काम, ये डोर रवैया सड़क तो वहाँ बनी है, और कसूर में जो सुई गैस आई है वो भी उसके दौर में आई है। उसमें तो इन्होंने तो कसूर की बाकायदा ये रिकॉर्ड है कि कसूर की जब सुई गैस मंजूर हुई तो इनके दौर में बजाय कसूर को देने के वो किसी, अब मुझे याद नहीं, मुझे रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा था, पुरानी बात है, वो बजाय इसके किसी और शहर को दे दी गई इनके। अच्छा, हाँ, ये तो डेफिनेटली आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। कसूर में सुई गैस का जो सेहरा है वो खुर्शीद कसूरी साहब हैं जो उनको जाता है, क्योंकि मुशर्रफ दौर में ही जिस तरह के मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया, ये बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि ये खुर्शीद कसूरी साहब ने ही मुशर्रफ साहब से कह कर सुई गैस की मंजूरी, और मोबाइल की भी मेरा ख्याल उसी दौर में हुई थी शायद। नहीं, मोबाइल तो पूरे मुल्क में इकट्ठा ही चलने वाली बात है, उसको तो आप डिस्कस ना ही करें कि मोबाइल तो बहरहाल सुई गैस तो स्पेशली, हाँ सुई गैस तो स्पेशली है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनमें क्या कोई नुमाया क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, हम 1988 से इनको देखते चले आ रहे हैं, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और बदियों का ये उनको मंबा एक दूसरे को करार देते चले आए हैं। अब इमरान के सियासत में आने से या उसकी हुकूमत मिलने से अब ये एक दूसरे को वो पुरानी बातें छोड़कर एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे हैं कि ये वो भी फरिश्ते होगा और वो भी फरिश्ते एक दूसरे के। वो मुझे शेर याद आ गया उसका, जी, जब ये पाकिस्तान बनने के बाद नेहरू साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया था लियाकत अली खां के दौर में, जी, तो साहिर लुधियानवी उस वक्त पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये एक नज़म कही थी कि बुलंद के नशेबे अर्ज पे ज़र्रों को मुश्तइल पाकर, बुलंदियों पे नशेबे अर्ज पे ज़र्रों को मुश्तइल पाकर, बुलंदियों पे स्याहो सफ़ेद आखिर मिल ही गए, सतेजा कार थे बाहम जो सदियों से, बाफैज़े वक्त वो दामन के चाक आखिर सिल ही गए। तो ये मामला ऐसा ही कुछ है कि अब ये अगर वो इनको पुराने माजी के तौर पर देखा जाए तो फिर तो एक दूसरे की इल्ज़ाम तराशी है। अब किसके ये आबे जब से नहा के सारी कौम सारी पार्टी वो भी आ गई और वो भी आ गई, और आबे जब भी मेरा ख्याल है कि अपना ही है, नवाज शरीफ का नून लीग का अपना आबे जमजम है और पीपल पार्टी का आबे जमजम अपना है, कि इन दोनों को नहलाया गया एक दूसरे से। वो तो पीटीआई के आबे जमजम की आपने बात ही नहीं की। पीटीआई के मुतल्लिक ये है कि पीटीआई को एक मौका ज़रूर मिला था, लेकिन उनके पास अगरचे कोई प्रोग्राम और कोई उसको शौर भी नहीं था। सच्ची बात तो ये है। तो उन्होंने एक तजर्बा किया है और तजर्बा नुकसानदेह हुआ है। ताहम ये बात है कि अब उसको निकालने के बाद, इमरान को निकालने के बाद उसके हालात को संभालने के लिए ये 16 माह में जो कुछ इन्होंने किया है, अब अवाम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये उससे भी ज़्यादा बुरा किया इन्होंने।
इनके पास कोई हाल नहीं निकला किसी भी चीज़ का, बजाय स्वाय महंगाई के, स्वाय आवाम को तकलीफ देने के, दुख देने के, इनसे कुछ नहीं हो। और यही वजह है कि इनका जो बयानिया है वो नाकाम हो गया और उसका बयानिया कामयाब हुआ। तो नहीं बयानिया तो नहीं, बयानिया तो उसका कोई नहीं था ना है। सिर्फ ये बात हुई कि चूंकि मगरबी जमहूरियत और सरमायादाराना जमहूरियत का ये खासा है कि वो मुखालफ जो तबका, जो एक ताकत होती है जिससे उम्मीद होती है कि हुक्मरान तबके से जान छुड़ाने की कुव्वत जिसके पास होती है, अवाम उसकी तरफ निजात हिंदा के तौर पर देखते हैं। इसीलिए सिर्फ इस वजह से अवाम में इमरान खाम खा बगैर किसी वजह के, इनकी अपनी गलतियों और बुराइयों की वजह से वो अवाम का हीरो बन गया। और जिस तरह उस पर ये मुकदमे कायम कर रहे हैं, जिस तरह उसको मार रहे हैं, मजीद हीरो बना रहे हैं, उसको मजीद ताकतवर कर रहे हैं और ये अपने लिए नुकसानात और अपने नुकसान कर रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। डेफिनेटली सही कह रहे हैं। नाज़रीन किराम, एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आज का जो जलसा था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जो मलक मोहम्मद अहमद ख़ान जो मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने करवाया, मलक बरादरी ने करवाया और इसके साथ राना इसहाक और राना हयात भी नज़र आए, लेकिन एक शख्सियत नज़र नहीं आई। वो शख्सियत कौन थी? वापस आते हैं तो वापस आके उस्ताद इकबाल साहब से ये डिस्कस करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मैं एक सवाल छोड़ के गया था कि आज के जलसा में जहां दो मेन लीडर मोहम्मद अहमद ख़ान, मलक मोहम्मद अहमद ख़ान, राना हयात, राना इसहाक और दीगर नज़र आए, वहाँ पे एक शख्सियत नज़र नहीं आई और बहुत अहम शख्सियत नज़र नहीं आई। जी हाँ, मैं नाम लेना चाहूँगा शेख वसीम, जो लाहौर डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं, और MNA शेख साद वसीम, दोनों नज़र नहीं आए। उस्ताद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह है? क्या कोई इंटरनल इख्तलाफ है? देखिए मामला कि उनका स्टेज पे ना नजर आना, इट मे भी कि वो आए हों लेकिन स्टेज पे नजर नहीं आए। वही मैं कहता हूँ कि स्टेज पे तो दिखाई नहीं दिया, यहीं कहीं बैठे हों, साथ हों, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे सामने तो स्टेज या स्टेज पे मैंने नहीं देखा। तो वो उनका, चूँकि ये कोई मुकामी सियासत भी हो सकती है, कोई इख्तलाफ भी हो सकता है जिसका हमें पता नहीं है। इस बाबत ये वही जवाब दे सकते हैं, मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ना मैं समझता हूँ कि मुझे करना चाहिए। हाँ, सही बात। लेकिन अगर हम बात करें तो कसूर में, चूँकि साद वसीम एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने पाकिस्तान लेवल पे बहुत ही बड़े वोट लिए और एक बड़ा नाम बन गया इस वजह से। और एक दफ़ा नहीं, वो 2 दफ़ा शेख वसीम साहब ज़ाती तौर पे लाहौर डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उनका इस हवाले से होना चाहिए था स्टेज पे, जहाँ पे एक तरफ मलक रशीद अहमद ख़ान खड़े हैं, एक तरफ राना हयात खड़े हैं। तो चलें एक साइड पे, मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियात का भी होना ज़रूरी था। ये आपकी बात ठीक है। इसको अगर माजी के हवाले से देखा जाए तो आपकी बात में ज़्यादा वजन है। वो ये है कि शेख वसीम की बजाय जिस तरह उसके बेटे को, साद वसीम को, टिकट नून लीग को देना पड़ा, जी, वो बात सामने रखी जाए ज़रा, डेफिनेटली फिर बात ज़्यादा समझ आती है कि उसको, वसीम को डिसक्वालीफाई होना पड़ा और उसके डिसक्वालीफिकेशन की वजह से उसका बेटा सामने आया। और डिसक्वालीफिकेशन क्या थी कि वो नवाज शरीफ की जो है वो हमदर्दी, नवाज शरीफ के साथ उसका एक बड़ा नारेबाजी सेक्रीफाई किया जी, नारेबाजी कुर्बानी, नारेबाजी थी, उस सिलसिले में आया था। इस लिहाज से उसका कद काठ नून लीग के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो उसको स्टेज पे ना होना, ये अनहोनी सी बात जरूर दिखाई देती है। अंदर क्या बात है वो वही जानते हैं। हाँ, ये तो अभी वाकई कोई सामने नहीं आई। बहरहाल देखते हैं जी। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब $5 अरब की पेशकश जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि क्लिंटन ने की, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एटमी हवाले से, जब एटमी इन्होंने प्रोग्राम अपना धमाके करने थे उस हवाले से, तो
इन्होंने रिजेक्ट कर दी और धमाके किए, ये क्योंकि क्रेडिट तो जाता है मियां नवाज शरीफ साहब को कि इन्होंने एटमी धमाके करवाए थे, वो गो इस चीज़ को भी उन्होंने मानते हुए कि बाकायदा भुट्टो साहब ने इसका आगाज़ किया एटम बम का। तो आप इस पर क्या कहते हैं? ये तारीख को झुठलाने वाली बात है। ये सारे का सारा अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। सच ये है कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर एक ज़ाया भी किया था, गुम भी करवाया था, बर्बाद भी करवाया था और उसके बाद दूसरे को शुरू भी करवाया था। ये दोनों बातें अपनी जगह पर है। अच्छा। फ्रांस के पास पैसे थे जो कज़ाफ़ी और सऊदी अरब ने भुट्टो के पहले दौर में दिए थे। जी। वो फ्रांस को पैसे दिए थे कि इसको पाकिस्तान को एटमी रिएक्टर, जब अमेरिका इंडिया के धमाकों के जवाब में पाकिस्तान को वो एटमी ताकत बनाना चाहते थे, वो फ्रांस का एटमी रिएक्टर, जिसकी उस वक्त के अखबारात में और तमाम मीडिया में आपने शोर शराबा सुना होगा कि फ्रांस से पैसे पाकिस्तान को दिलवाए जाए। जी। उनके इवज फिर 1988 में 60 F-16 तैयारे, उस रकम के इवज अमेरिका ने पाकिस्तान को इसके अफजाने के तौर पर बेनजीर के दौर में F-16 तैयारे उस रकम के मिले थे। अगर ये सिफरों वाली खेल ना खेलते, ये सिफरे पाकिस्तान में इकट्ठी करके, जिसको ये क्रेडिट कहते हैं कि सारे सिफर जमा मुसलमानों के इकट्ठे करके और एक धमकी देकर उसका यूरोप का पेट्रोल पंप बंद करने के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेला गया भुट्टो दौर पे। अगर वो ना होता तो पाकिस्तान का फ्रांस का एटमी रिएक्टर बहुत पहले आता। जी, डेफिनेटली ये बात नाज़रीन करम माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। एक वक्त वो था जब पाकिस्तान दुनिया के काफ़ी ममालिक को मदद दे रहा था और फिर सडनली ये सारा सिस्टम रुक गया। मुआशी लिहाज से आप क्या समझते हैं कि वो क्या चीज़ होगी, वो कौन से लोग हैं जो हमें मुआशी तौर पे ताकतवर कर सकते हैं, या वो क्या चीज़ें हैं, हमारा ऐसा क्या इकदाम है जो अब तक हो नहीं पाए? हमारा अपना सिस्टम है। चोर जितनी भी सियासत है पाकिस्तान की, वो चोरों के हाथ में है, स्वाय लूट खसूट के और कुछ नहीं होता। ये IMF के पैसे जो है जो आते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होते, उनकी जेबों में जाते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि जो ठेकेदारी सिस्टम है, जिस तरह ये उनको बढ़ाया जाते हैं, काम किए जाते हैं, हमने 1999 में 89 में नवासी उसको कहा जाएगा उर्दू में, कि जब यहाँ मुकामी तौर पर खिजर यात मैंने थे, जी अमर रज़ा के भाई जी, उन्होंने इस ठेकेदारी के निज़ाम से छोड़कर उन्होंने कहा कि पैसे देने हैं तो मुझे डायरेक्ट दो, मैं वो काम करवाता हूँ। वो जितना ठेकेदार काम करते हैं उससे 2 गुने से भी ज़्यादा काम उन पैसों से किया गया था। ये पैसे जो आते हैं ये सारे का सारा रास्ते में गुगल होते हैं, रास्ते में काटे जाते हैं और आधे से भी ज़्यादा उस मुकाम पर लगते हैं जहां लगने हो। इस सिस्टम पर हर आदमी इसमें पलता है और बर्बादी होती है। बर्बादी। रही बात कि आपने वो 5 अरब वाली जो बात की है कि 5 अरब रुपया दिया जा रहा था, अगर 5 अरब की भी बात की जाए उस वक्त 5 अरब डॉलर की, दुरुस्त है कि वो 5 अरब डॉलर आज 15 नहीं, आज 30-35 अरब डॉलर के बराबर होता है। उसमें महंगाई के डॉलर के उस कीमत लगा के सामने देख लें, लेकिन वो ना लेना उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक स्वाय बेवकूफ़ी और जहालत की और कुछ नहीं है। मैं आपको जब 84 की और 83 की आप बात करें, उस पर जरा निगाह जरा है, जब रूस बुरी तरह तंग था और राजीव गांधी बिल्कुल तुला बैठा था पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, जनरल ज़िया तो जनरल ज़िया जब इंडिया गया था और जाके ज़बरदस्ती राजीव गांधी से मुलाकात की, पहले बंगलोर गया, वो नहीं मिला, फिर स्टेडियम में गया, हाँ स्टेडियम में नहीं मिला वो, फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली नहीं मिला, फिर बैठ गया कि मैं मुलाकात करके जाऊंगा। तो उसने क्या उसको कहा था? उसने यही कहा था कि तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी CID ने तुम्हें, तुम्हारे हालात ने तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास तुमसे बेहतर एटम बम मौजूद है। पाकिस्तान के पास 83 में एटम बम मौजूद था और अगर कोई इस तरह धमाकों के एवज पाकिस्तान को अगर ना करने के पैसे मिलते थे तो वो इंसानियत की भी फतह थी और अच्छा काम था, ना लेके हमने अपनी बर्बादी की है। ये एक
आप समझे कि बाजारी बेहतरीन बाजारी नारेबाजी के अलावा के हाथ नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं था कि हम धमाका करेंगे, हम धमाका करेंगे, और धमाके करने का। और धमाकों की कीमत पाकिस्तान ने क्या दी, क्या वक़्त बड़ी है सब हमारे धमाकों की। ये 28 मई 98 को धमाके होते हैं, और ये धमाके सारे का सारा जोर ये है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान ने एटम बम धमाके किए हैं, ना अफगानिस्तान के लिए, ना ईरान के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना बरतानिया के लिए, ना किसी और मुल्क के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए कहते हैं हमने धमाके की, खुद माना। अच्छा, दूसरी चीज़ इकबाल साहब कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हेल्थ कार्ड था एक, उससे आवाम मुस्तफ़ेज़ हो रही थी, काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रही थी, और लोग जो हैं उसे अपने ऑपरेशन करवा रहे थे, गायनी में भी वो सहूलियात थी, सडनली बंद कर दी गई हैं। इससे क्या असरात आप समझते हैं पड़े हैं? देखिए, क्योंकि आज भी तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने इस चीज़ का जिक्र मेडिसन के हवाले से जिक्र किया कि फ्री मेडिसन अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी करने का। ठीक है जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ठीक है कि अगर तुम आवाम को कुछ देना चाहते हो तो ज़रूर दो, लेकिन अगर एक सहूलत है तो उसको छीनना सिवाय अदावत की और कुछ नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है गुज़िश्ता दिनों बाकायदा ये बात भी हुई थी, और एक टॉक शो में ही मेरी नज़रों से गुजरी है कि उनका ये कहना है कि क्योंकि पैसे ही नहीं है, हालात ही हम इस नहज पे ला के हमें छोड़ दिया गया है, तो हम किस तरह हेल्थ कार्ड को चलता करें, यानी कि वो चलता रहे, उसकी हम उसे मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते। देखिए मामला ये है कि जब तुम अपने नए मंसूबों का ऐलान करते हो, अरबों रुपए की बात करते हो, खरबों की बात करते कि हम आवाम को देते हैं, तो फिर उधर क्यों नहीं दिए जा सकते? तो उन्होंने देखे जी 50 वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लैपटॉप बांटे हैं उन्होंने। देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी बात, ये जो रमज़ान में जब ये आटा स्कीम चली है, जी, तो आप वहाँ देखें तो सही कि 30 अरब रुपया आटा स्कीम में पाकिस्तान के ख़जाने से गया है। 30 अरब रुपया। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि जब इलेक्शन के लिए तो 3 अरब नहीं दिया जाता और 30 अरब रुपया उसी वक्त इस तरह एक गैर मुतलका और सिवाय इसके कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं, उस स्कीम में बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कि शरीफ आदमी को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इस किस्म की स्कीमों से एक तबका वो पैदा होता है जो लेता है उसको और फिर आगे जाके उसको बेच के कमाई का जरिया बनाता है। शरीफ आदमी तो लाइन में लाकर, सफ़ेद पोश तो लाइन में लाकर लेने से रहा। सही कह रहे हैं। ये मामला। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ मैं आता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। हजूम से कौम बनने का सफ़र, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये सफ़र किस तरह, हमारी कौम ये सफ़र किस तरह तय कर सकती है? सवाल, असल बात करने की ये है, सारी लुब्बे लबाब ये है आपका कि करना क्या चाहिए। मैं यहाँ एक तारीखी तौर पर वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ। भुट्टो साहब ने जब हुकूमत संभाली बतौर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और बतौर सदर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानी रुपए की कीमत 1/3 से भी कम की गई। उसका रिजल्ट ये निकलता है कीमत कम करने का कि अगर आपकी करेंसी 1000 है तो आप कीमत करके उसी करेंसी को 3,500 ले गए। हर शख्स की जेब से वो 10 आने 11 आने वो सरकारी खजाने में चले गए। खजाना जो था वो 3-3.5 गुना हो गया। उसमें से भुट्टो साहब ने बाकी पैसे ज़रूर लगाए, लेकिन एक अच्छा काम ज़रूर किया था। वो ये था कि उन्होंने एक सिपाही दानिश बनाई और उसके साथ जिसका बाद में नाम सिपाही खिदमत रखा गया। उन्होंने ये काम किया था कि MA वाले को 200 रुपये, BA वाले को 250 रुपये और FA वाले को, जो बेरोज़गार ये आदमी बैठे थे, उनको 150 रुपया महीना उनका वजीफ़ा लगा दिया। और थोड़ी बहुत ही अवामी खिदमत के लिए उनको कहा गया कि तुम अवाम को शऊर दो, पढ़ाओ जाकर। ये कोई 6-7 माह तक उन्होंने चलाया। अफसोस के भुट्टो भी ये ना चला सका और उसको रोक दिया। सवाए इसके
कोई इस कौम को नहीं बढ़ा सकता, हजूम से कौम की तरफ नहीं ले जा सकता जब तक आवाम को उसका ज़मीर ना दिया जाए। आप ये समझे कि जब तक आप अवामी ज़रूरियात को उसकी दलील पर उनको नहीं पहुँचाएंगे, कौम नहीं बन सकती, ज़मीर नहीं बन सकता। आपने ये जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, इसमें तमाम के तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता ये है कि तमाम इख्तियारात आपने उस प्रोफेसर को दे दिए जो पढ़ाने वाला है। वो उसके आगे स्टूडेंट बेबस पड़े हैं कि पर्चा भी वो पढ़ाएगा भी वो, पर्चा भी वो पढ़ाएगा, टेस्ट भी वो लेगा, इंटरव्यू भी लेगा, रिजल्ट भी वो अनाउंस करेगा। तो फिर वो बच्चों का वो खुदा बन बैठता है। जब वो खुदा बनेगा और उसके लामहदूद इख्तियारात तो उनके वहाँ ज़मीर बिक जाएंगे, वहाँ करैक्टर नहीं रहेगा। आप इसको अवाम को, जब मेरी बीवी कब मेरी मुल्क की और मज़हब की कब हमदर्द रहेगी कि मैं भी जुर्म करूँ तो मुझे छुपाए, मेरे जुर्म को छुपाए नहीं, वो कब करेगी कि स्टेट उसको प्रोटेक्ट करती हो कि तुम्हारी ज़रूरियात स्टेट के ज़िम्मे हैं। पहले भुट्टो ने ये, जो मैं अर्ज करूँगा, भुट्टो ने जो काम किया था उससे स्टेट बननी थी कि पहले आपने MA, BA, मैट्रिक, फिर उसको FA के बाद मैट्रिक तक ले जाओ, फिर प्राइमरी तक ले जाओ, हाफिज़े कुरान तक ले जाओ, इसको नीचे लेके जाओ और फिर उसके बाद हर शख्स को दो। जी जी। जब तक हर शख्स को वजीफा ना दोगे, वसाइल मौजूद है, सिर्फ बंदर बाट नहीं बनने देती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपका प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन करम, ये हजूम से कौम का जो सफ़र है ये तय करने के लिए शऊर की ज़रूरत है, और जिस तरह उस्ताद इकबाल साहब ने फरमाया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करना ज़रूर पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि हम इस सफ़र से गुज़र रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हम कौम ज़रूर बनेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान पीरज़ादा अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aaptaknews.com।